ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लालू परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। भ्रष्टाचार पर कोर्ट के फैसले का तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति पर क्या असर होगा, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। क्या सीट बंटवारे में नीतीश कुमार के साथ खेला हो गया? क्या चिराग पासवान ने नीतीश से बड़े भाई का ओहदा छीन लिया? विपक्ष क्यों कह रहा है नीतीश साइड हो गए? ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष का डीजे फैक्टर आज हम डिकोड करेंगे। कैसे रायबरेली में दलित की हत्या और दलित आईपीएस की खुदकुशी तय करेगी बिहार में जाति वाली राजनीति, ये भी आप देखेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट चिराग एट 29। तो आज शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की राजनीति में हुए दो बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की करेंगे। हम और आप जिस वक्त दिवाली की तैयारियों में बिजी हैं, उस वक्त चुनावी राज्य बिहार की राजनीति में जबरदस्त खेला हुआ है। वोटिंग से 25 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव का तनाव तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के एक फैसले से बढ़ा है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में कोर्ट ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। वहीं नीतीश कुमार को मिले झटके से जुड़ी खबर एक दिन पहले आई। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से बड़े भाई का ओहदा छिन गया। सीट बंटवारे में चिराग पासवान विनर के तौर पर सामने आए, लेकिन कैसे, इसका विश्लेषण हम आपके लिए आगे करने वाले हैं। पहले आपको लालू परिवार के खिलाफ कोर्ट के फैसले का बिहार चुनाव पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये शुद्ध चुनावी खबर आपको देखनी चाहिए। शुरुआत कोर्ट के फैसले की बड़ी बातों के साथ। तो आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने लालू यादव को मुख्य आरोपी माना, क्योंकि घोटाले के वक्त वो रेल मंत्री के पद पर थे। लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही उन पर आईपीसी की धारा 120(b) यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने और धारा 420 के तहत आरोप तय हुए, जो धोखाधड़ी से जुड़ी धारा है। फैसले में गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हुए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 120(b) के तहत ही आरोप तय किए गए हैं। इस फैसले के बिहार चुनाव के संदर्भ में क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध मानते हैं। लालू यादव समेत राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने आरोपों से इनकार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे, ये केस गलत है। दिल्ली कोर्ट के फैसले की चर्चा बिहार तक पहुंचने में देर नहीं लगी। शायद तेजस्वी यादव को पहले से इस फैसले के सियासी नुकसान की आशंका थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत इसे चुनाव के वक्त हो रहे बदले की राजनीति से जोड़ दिया। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में फैसले की टाइमिंग काफी अहम है। पहले दौर की वोटिंग में 25 दिन बाकी है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होना एनडीए के लिए किसी बूस्टर से कम नहीं। अब इसके बहाने एनडीए और खासकर बीजेपी आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के करप्शन को फिर से मुद्दा बनाएंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को भ्रष्टाचार के नैरेटिव पर घेरने की रणनीति बनाएगी। इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो। रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि भ्रष्टाचार बिहार चुनाव में हमेशा मुद्दा रहा है और इस बार भी रहेगा।
भ्रष्टाचार का मुद्दा ही आज से नहीं है। मैंने बताया 74 के आंदोलन से वहाँ के नौजवानों ने कुर्बानी देकर के एक गैर भ्रष्ट सरकार बनाई थी कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। भ्रष्टाचार वहाँ का रोजी रोटी जैसा मुद्दा है, वहाँ की जनता सबसे ज़्यादा सजग। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस इस बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे से जोड़ रही है। दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि हर बार चुनाव से पहले बीजेपी बदले की राजनीति करती है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है, लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही, चुनाव चल रहा है। तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल के नेता विपक्ष, इसकी टाइमिंग को लेकर मुझे शिकायत है। फिलहाल एनडीए के हमलों से महागठबंधन के खेमे में बेचैनी नजर नहीं आती, लेकिन कोर्ट के फैसले से चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जुबानी चिंगारियां उठना तय है। कोर्ट के फैसले और भ्रष्टाचार के मुद्दे की चर्चा के बीच एक सर्वे का जिक्र करना जरूरी है। बिहार चुनाव को लेकर आईएएनएस मैट्राइज की तरफ से यह सर्वे किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में 10% लोगों ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा माना है। इसी सर्वे में बेरोजगारी को मुद्दा मानने वाले लोगों का नंबर 24% है, जो सबसे ज्यादा है। अब आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनडीए के भ्रष्टाचार वाले नैरेटिव के खिलाफ आरजेडी की रणनीति भी तैयार है। आरजेडी इस फैसले की टाइमिंग को ढाल बनाकर हमले का तीर बीजेपी की तरफ घुमाने की कोशिश करेगी। कैसे, अब वो भी समझिए। आरजेडी आरोप लगाएगी कि यह जानबूझकर चुनाव के वक्त लिया गया सियासी बदला है। ये एनडीए सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। किसान, बेरोजगारों और विकास की समस्या पर पर्दा डालने का हथकंडा है। आरजेडी का मानना है कि पार्टी समर्थकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मानते हैं कि बीजेपी सीबीआई और कोर्ट का इस्तेमाल उनके नेताओं के खिलाफ करती रही है। कोर्ट के फैसले से तेजस्वी यादव और महागठबंधन की चुनौतियां बढ़ी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी सियासी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। रविवार को एनडीए में सीट बंटवारे की खबर सामने आई। पार्टियों की सीटों की संख्या भी सामने आ गई, लेकिन सोमवार को सीन बदल गया। सीट बंटवारे पर शाम 4 बजे एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। दोपहर 2:30 बजे के करीब खबर आई कि पीसी टल गई है। इसका जो कारण बताया गया, उसके मुताबिक बीजेपी जेडीयू में कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। बीजेपी जेडीयू के साथ उन सीटों पर माथापच्ची कर रही है जिन सीटों को लेकर उसने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कमिटमेंट किया था। इस उठापटक के बीच नीतीश कुमार को मिली सीटों पर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने उन्हें सियासी तौर पर साफ कर दिया है। एनडीए के सहयोगी सीट बंटवारे पर दुख को शायरी से बयां करो। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के शब्दों से तो यही लगता है। उन्होंने पोस्ट किया, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। कुशवाहा ने यह पोस्ट 13 अक्टूबर को सुबह 10:42 पर किया। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने पोस्ट किया था। सीट बंटवारे पर समर्थकों के बहाने गठबंधन को संदेश देने की कोशिश की थी। कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर सीट बंटवारे की कसक दिखाई तो जीतनराम मांझी ने सिर्फ इतना कहा कि दुख तो जरूर है लेकिन नाराजगी नहीं। हम जिस जाति से आते हैं वो हर वक्त कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी कमी होती है, उसमें वो जीना सीखा है। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं। हालांकि इनका सीट बंटवारे वाला दुख नीतीश कुमार से ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी को 101 सीटें मिली है। बीजेपी ने भी 101 सीटें अपने नाम की है। एलजेपी-आर को 29 और मांझी कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें मिली हैं। इससे पहले 2020 में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी जो जेडीयू पहले बड़े भाई की भूमिका में थी वो अब बीजेपी के बराबर हो गई। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है। इस खेल के लिए चिराग को तुरुप का इक्का बनाया गया है। कैसे, वो समझिए। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। अगर बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी
मांझी और कुशवाहा की सीटें मिला दे तो कुल संख्या 142 आती है। अब यही कैलकुलेशन लगाकर विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथों नीतीश कुमार के दिन जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को आपने एक घटा दिया तो उनके रेस्पेक्ट पर पहले ही आपने पूरे प्रदेश में मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन। दरअसल एनडीए की सीट बंटवारे में चिराग की बार्गेनिंग पावर मजबूत हो रही है, क्योंकि उनके पास लोकसभा की 5 सीटें हैं। वो खुद को बार बार पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और नाराजगी भी जताते रहे हैं। दूसरी तरफ मांझी और कुशवाहा दोनों ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी चिराग के मुकाबले कम ही भरोसा करती है, क्योंकि उनकी राजनीति पाला बदलने वाली रही है। आदरणीय मांझी जी और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तो घुटने पर ला दिया। 6 सीटों में कुर्सी के लोभ में वो वहाँ एनडीए में बने हैं, नाराजगी भी प्रकट कर रहे हैं। थोड़ा हिम्मत दिखाएं, एनडीए का साथ छोड़ें। कौन किसको साइड करेगा ये 14 नवंबर को तय हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का जादू 20 साल से बिहार देख रहा है। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये हमारा नहीं, ये बिहार की जनता का नारा है। 20 सालों के शासनकाल पे यह मोहर लगी। फिलहाल एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। एनडीए की जीत पर नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इस पर अभी तो संशय नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी और बाकी सहयोगियों के मुकाबले नतीजों में जेडीयू की सीटें घटती हैं तो नीतीश कुमार के लिए संकट हो सकता है। विपक्ष इसी तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि केंद्र में 12 लोकसभा सीटों के साथ जेडीयू एनडीए सरकार की अहम सहयोगी है। इसे देखते हुए बीजेपी कोई भी जोखिम लेने से बचेगी। लेकिन इतना जरूर है कि चिराग की बार्गेनिंग पावर बढ़ाकर बीजेपी ने नीतीश के रुख को भांपने की कोशिश जरूर की है। अब वक्त घोटाले वाली खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं खुद करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं और लालू यादव को फर्जी फंसाकर जेल भेज रहे हैं। कांग्रेस इसी फैसले के कारण सीट बंटवारे रोकी हुई थी और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही थी। एनडीए वाले अपनी पावर का इस्तेमाल करके लालू परिवार को डराने, धमकाने और झुकाने में लगे हैं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अगली खबर के केंद्र में भी बिहार चुनाव ही है। हम बात बिहार चुनाव के डीजे फैक्टर की करने वाले हैं। यहाँ डीजे से मतलब दलित और जाति से है। जब देश पे कहीं भी चुनाव होता है तो जाति पर तनाव जरूर होता है। एमपी के दमोह में ब्राह्मण समाज के लोगों ने नीची जाति के पुरुषोत्तम कुशवाहा से पैर धुलवाए और सिर्फ पैर ही नहीं धुलवाए बल्कि पैर धोकर पानी पीने को कहा गया। दूसरी घटना चंडीगढ़ में दलित आईपीएस की सुसाइड से जुड़ी है। इसके बहाने विपक्ष बिहार में दलितों पर अत्याचार को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। राहुल गांधी कल आईपीएस के परिवार से चंडीगढ़ में मिलने वाले हैं। तीसरा, यूपी के रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी दलित अपराध का ग्राफ दिखाकर योगी सरकार को घेर रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी तीनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इस संयोग ने बिहार चुनाव के बीच विपक्ष को दलित और जाति की राजनीति का बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब अटकलें हैं कि विपक्ष इन घटनाओं के बहाने बिहार में दलित और निचली जाति के वोट अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मोहन यादव के राज में ब्राह्मण समाज नीची जाति के पुरुषोत्तम कुशवाहा से पैर धुलवा रहा है। भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई। महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जातियों के बंधन में लिपटे हमारे ही समाज में इंसानियत के शर्मसार होने की यह घटना दमोह के सदरिया गांव की है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया। तस्वीर में सफेद शर्ट में दिख रहा ये पुरुषोत्तम कुशवाहा है और काले कपड़ों में दिख रहा ये ब्राह्मण समाज से आने वाला अनुज पांडे। दरअसल अनुज पांडे पर गांव में शराब बेचने का आरोप लगा था, जिसके बाद नीची जाति से आने वाले पुरुषोत्तम ने उसकी एआई तस्वीर बनाई थी। तस्वीर में अनुज पांडे को जूते की माला पहने हुए दिखाया था। अनुज पांडे की यह तस्वीर वायरल हो गई थी। इस तस्वीर ने सतरिया गांव के ब्राह्मण समाज को इतने गुस्से से भर दिया कि रात में ही पुरुषोत्तम को बुलाया गया और उसे ऊंची जाति से आने वाले अनुज पांडे के पैर धोने का तालिबानी फरमान सुनाया गया। वीडियो हमने बनाई थी अंजू पांडे की एआई से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी। 10-12 जनों ने देखी। सारी ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे।
इस मामले में एक ट्विस्ट तब आया जब पैर धोने वाले पुरुषोत्तम और पैर धुलवाने वाले अनुज के 2 और वीडियो सामने आए, जिसमें दोनों के सुर बदले बदले दिखे। वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें पुरुषोत्तम पटेल हमारे पांव धुल रहा है। उसको कुछ कुशवाहा समाज के लोग और समस्त ओबीसी समाज के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एक युवक से पैर धुलवाए जा रहे हैं, पानी पिलवाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मोहन यादव जी सरकार चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं। दमोह में घटनाक्रम हुआ, सरकार द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी भी तरह के अपराधी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश में एक नीची जाति के युवक से ब्राह्मण समाज के लोगों ने पैर धुलवाए, तो हरियाणा में दलित आईपीएस अफसर के सुसाइड का मुद्दा भी राजनीतिक हो गया। आज कांग्रेस ने हरियाणा में जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन किया, आईपीएस अधिकारी के लिए न्याय मांगा। जिस वक्त आईपीएस पूरन का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, उसी वक्त इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला कुछ ऐसा कह गए कि एक नया विवाद खड़ा हो गया। आईजी कुमार कोई सुसाइड कर गया, क्यों कर गया? कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इस बीच राहुल गांधी कल आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी से उनके घर जाकर मुलाकात करेंगे। इस बीच रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने भी दलितों के लिए न्याय मांगा और यूपी सरकार को पोस्टर के जरिए बताया कि यूपी में दलितों पर कैसे जुल्म हो रहा है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आपको ये पोस्टर लगा हुआ दिखाई देगा। दलितों पर अपराध में यूपी नंबर 1 ये दिखाया गया है इस पोस्टर के जरिए। चुनावी मौसम में जातियों और दलितों का मुद्दा अचानक से ऊपर आ गया है। विपक्ष को इसमें वोट दिखने लगा है ताकि सियासी लड़ाई को धार दी जा सके। आज एक तस्वीर अजमेर से भी सामने आई। यहाँ जमीन विवाद में दलित महिला से मारपीट की गई, उसे जमीन पर घसीटा गया, जेसीबी से महिला का घर तोड़ा गया और जाति सूचक शब्द कहे गए। ये घटना भी बीजेपी शासित राजस्थान में हुई। इन सभी घटनाओं को विपक्ष कैसे बिहार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बताते हैं। विपक्ष दलितों पर अत्याचार की बात कर बिहार का दलित वोट अपने पाले में लाना चाहता है। विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी की राजनीति दलित विरोधी है। विपक्ष बिहार के दलितों में ये संदेश देना चाहता है कि बीजेपी की सरकार उनकी हितैषी नहीं है। अब सवाल यहाँ ये है कि विपक्ष दलितों पर दाव क्यों लगा रहा है। दरअसल बिहार में एससी या दलित आबादी करीब 19.65% है। यहाँ एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 38 है। 2020 के चुनाव में दलितों की अलग अलग जातियों ने जिस तरह से वोट किया, उसके वोट प्रतिशत का ग्राफिक्स आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 2020 के चुनाव परिणाम का वोटिंग ट्रेंड ये बताता है कि दलित वोटों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही। इस बीच विपक्ष जहां जाति को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं जाति की काट में बीजेपी ध्रुवीकरण पॉलिटिक्स को धार दे रही है। बड़े पैमाने पर दलित समाज, पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। उच्च न्यायालय का किसी सिटिंग जज से जो है जांच करवाई जाए और पूरे परिवार को न्याय दिलवाया जाए। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी हटाएगी, भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले, जो निर्दोष हो उस पर आँच ना आए। दलित समाज, पूरे देश का दलित समाज हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। भी बोलने लेकिन सीटों को लेकर कुछ बातचीत हो गई है। हाँ, तो ऐलान किया जाएगा।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेंगी तो बराबर की सीटें होंगी। एलजेपी आर को 29 सीट दी गई है। ताश के पत्तों का एक खेल है 29। आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन यह खेल सिर्फ 32 पत्तों से खेला जाता है। और खास बात यह है कि खेल की शुरुआत बोली लगाने से होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने पत्तों के आधार पर अनुमान लगाता है कि वो कितनी चालें जीत सकता है। कुछ ऐसा ही बिहार के चुनावी मैदान में भी हुआ है, जहां एनडीए गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान ने सबसे बड़ी बाजी मारी है। चिराग ने बोली लगाई थी कि वो अपने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के जरिए कितनी सीटें जीत सकते हैं। उनके विश्वास पर मुहर लगाते हुए बीजेपी और जेडीयू अपने हिस्से की सीटें काटकर चिराग पासवान को देने के लिए तैयार हो गए। इस पूरे एपिसोड में चिराग पासवान बेस्ट बार्गेनर साबित हुए। बीजेपी के बड़े नेता चिराग पासवान के दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें मनाने, समझाने, बुझाने के लिए। लेकिन चिराग पासवान 29 सीटें अपने पास रखने में कामयाब हुए। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर चिराग ने चुनाव से पहले वाली ये बाजी मारी कैसे? बिहार का युवा जात पात धर्म मजहब से उठकर एक हो गया तो उस दिन देश को दिशा दिखाने का कार्य ये बिहार ही करेगा। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। हर बीतते दिन के साथ चिराग पासवान के सियासी भाषणों की ये धार और पैनी होती जा रही है। लोग जलेंगे आपसे क्योंकि वो ताकत आपने हासिल की है। ना टूटने वाला हूँ, ना झुकने वाला हूँ। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने बता दिया है कि उनके सियासी अनुभव की उम्र जरूर कम है, लेकिन गठबंधन की राजनीति में जिस तरीके के दांव पेच की जरूरत होती है, उसमें उन्होंने खुद को एक माहिर खिलाड़ी साबित किया है। मेरी लड़ाई और कोई नहीं, अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण किसी से नहीं है मेरी लड़ाई सिर्फ गरीबों के लिए। चिराग जी को लेकर सर कोई जो दिक्कतें हैं वो है क्या? कुछ नाराजगी वाली बात? कोई नाराजगी नहीं, हो गया सब क्लियर। कब तक घोषणा कब तक होगी सर? जल्द ही। चुनावी शतरंज में कदम फूक फूक कर रखा जाता है, क्योंकि एक गलत चाल पूरा खेल बदल देती है। लेकिन चिराग पासवान ने कहीं कोई गलती नहीं की। उन्हें पता था कि इस बार क्या चाहिए और कैसे चाहिए, ये भी वो जानते थे। यही वजह है कि एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े चेहरों को आकर बार बार ये बताना पड़ रहा था कि चिराग पासवान नाराज बिल्कुल नहीं है। पासवान नाराज कोई नाराज नहीं है। आप लोग जान जाइए, पूरा इंडिया एकजुट है और पूरी ताकत से लड़ेंगे, शिद्दत से लड़ेंगे और अब की बार 225 पार होगा। चिराग एट 29 नाम की सियासी पिक्चर पूरी होने की पटकथा किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां पूरे 3 दिन तक सस्पेंस बना रहा और क्लाइमेक्स के इंतजार में पूरा देश टकटकी लगाए चिराग पासवान के घर के दरवाजे पर नेताओं के आने और जाने के सिलसिले को देखता रहा। लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। चिराग को मनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें नित्यानंद राय आज उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। 24 घंटे में यह चौथी बार चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात होनी है। वरना बताइए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय सिर्फ चिराग पासवान से मिलने के लिए इस तरह 4 बार उनके घर जाते। नाराज है क्या? कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? जिम्मेदारियां निभाएंगे। नाराज नहीं है बस। रूठने और मनाने का दौर चलता रहा और आखिर में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान बाजीगर साबित हुए। आपके मन में सवाल आ सकता है कि जो चिराग पासवान 35 से 40 सीटों पर अड़े थे,
उन्हें अगर 29 सीटें मिल गई तो वो विनर कैसे साबित हुए। दरअसल पूरी फाइट चिराग के ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की ही थी, क्योंकि चर्चा थी कि उन्हें 15-20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन चिराग ने बता दिया कि वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस बार जो सीट बंटवारा हुआ, सीट का फार्मूला तय हुआ, उसमें चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब पर भारी पड़े हैं। ये इस जदयू जो चीफ मिनिस्टर हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी भी सीटें घट गई, बीजेपी की भी सीटें घट गई, और चिराग पासवान ने जो मांगा वही मिल गया। कहा था कि हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, तो सीट जो मांगी वो सीट भी मिली है। और 30 सीट कम से कम कहा था कि 5 हमारे एमपी हैं, तो 6-25 30 सीटें बनती है, तो 1 सीट कम मिला है। तस्वीरें 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि की हैं, जब चिराग पासवान अपनी मां के साथ पिता को श्रद्धांजलि दे रहे थे और पिता का नाम लेकर सुबह से ही एक्स से लेकर बयान देने तक जुल्म ना सहने वाली लाइनों को दोहरा रहे थे। कुल मिलाकर राजनीतिक संदेश दे रहे थे। करो मत जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। अब सवाल यह है कि सीटों के बंटवारे में चिराग की पार्टी को 29 सीटें ही क्यों मिली। तो 29 के इस आंकड़े के पीछे चिराग के पिता रामविलास पासवान की ऐतिहासिक जीत से लेकर भावनात्मक रिश्ता भी है, जिसके बाद चिराग 29 के आंकड़े को मना नहीं कर पाए। वो साल 2005 था जब लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 29 सीटें जीती थी, और रामविलास पासवान इस जीत के बाद बिहार में सत्ता की धुरी बन गए थे। 2005 का ये वो चुनाव साबित हुआ था जब 15 साल से बिहार पर काबिज लालू प्रसाद यादव की सत्ता से बाहर होने में रामविलास पासवान ने अहम भूमिका निभाई थी। साल 2005 जब केंद्र में यूपीए 1 की सरकार थी, लालू यादव देश के रेल मंत्री थे और इसी सरकार में रामविलास पासवान उर्वरक मंत्री थे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रामविलास पासवान ने अलग लड़ने की घोषणा कर दी थी। लालू जी से 7 जन्म में अब नहीं मिलेंगे। चुनाव के बाद भी हमको विरोध में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के साथ में कोई जो है सो इंसान तो बैठ नहीं सकता। यानी दिल्ली में तो वो लालू के साथ थे, लेकिन बिहार में लालू के खिलाफ थे रामविलास पासवान। हम गए वहां गुजरात में, लालू यादव गए एक दिन भी गुजरात गए हों, इनको मालूम है कि गुजरात पूरब है कि पश्चिम है, कहाँ एक दिन भी गया हो तो रामविलास पासवान इसी क्षण हम अपने मंत्री के पद से सब्जी से इस्तीफा देकर घर में गए। 2005 में रामविलास पासवान 178 सीटों पर लड़े, जबकि लालू यादव की पार्टी 210 सीटों पर लड़ी थी। लालू 75 सीटें ही जीत पाए, जबकि पासवान 29 सीटें जीतकर बिहार की राजनीति में किंग मेकर बन गए थे। 29 विधायकों के साथ रामविलास पासवान जिस किसी को चाहे सीएम बनाने की ताकत रखते थे, लेकिन उन्होंने मुस्लिम सीएम बनाने की एक ऐसी शर्त रख दी थी कि सरकार बन ही नहीं पाई। मुस्लिम मुख्यमंत्री हो तो उसमें कहाँ, हाँ उसमें रिलीजन कहाँ आता है, इस्लाम कहाँ आता है। जब कोई कह सकता है कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब कोई कह सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाया जाए, और रामविलास पासवान कहता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को बनाया जाए, तो कम्युनिटी एक है ना। विधानसभा भंग कर दी गई थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था, लेकिन पासवान नहीं माने थे। और अब 20 साल बाद फिर से वो वक्त पलट कर आया जब चिराग पासवान अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें तो मांग रहे थे, लेकिन 29 से कम एक भी उन्हें स्वीकार नहीं थी।
ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, चिराग पासवान घबरा जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि उनके पिता को आखिरी बार जितनी सीटें मिली थीं उससे कम पर वह नहीं मानेंगे। साल 2005 में रामविलास पासवान ने 29 सीटें जीती थीं और ये आंकड़ा उनके लिए इमोशनल बन गया। चिराग को ज़्यादा सीटें क्यों मिली हैं? चिराग को बीजेपी ने नीतीश कुमार के दबाव में बड़ी परेशान किया, बहुत परेशान किया। उसके पार्टी को तोड़ दिया गया क्योंकि नीतीश कुमार 20 का बदला लेना चाहते थे। हनुमान सही साबित हुए, इतना कुछ पार्टी टूट गई। जिस घर में मतलब ये इनका पैदा जिस घर में हुए, ये मैंने रामविलास पासवान के नाम से उस घर से इनको निकाल करके फिर भी ये हनुमान बने रहे, तो एक इनका मुझे लगता है कि एक बड़ा इनाम भी है। और तीसरी एक बात है जो मैं समझ रहा हूँ, अमित शाह कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे इस बार, क्योंकि बीजेपी चारों तरफ से ये कि नहीं इस बार हमारा सीएम होगा। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी ये ट्रस्टवर्दी अभी उतना नहीं है, हो सकता है कि ये भाग भी आते, लेकिन हनुमान जो है नहीं भागेंगे, मुझे अपना यही लगता है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान की बात मानना एनडीए गठबंधन के लिए जरूरी क्यों था? तो इसकी पहली वजह है 2024 लोकसभा चुनाव। और 5 के 5 प्रत्याशी जिस तरीके से उनको जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भी आता है। ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भी बड़ी जिम्मेदारी अगले 5 वर्षों में हम सब के ऊपर है। 29 सीट की जो जीत है ये सचमुच में चिराग के लिए तो एक बड़ी उपलब्धि। अब सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव की तरह जिस तरह से 5 सीटें मिली और 5 सीट जीते थे, अब ये चिराग के लिए लिटमस टेस्ट है। ये चुनाव में 29 सीट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन अब रिजल्ट क्या देंगे, काहे कि अब एक बड़ा चंक जो है कहिए कि जिसकी सीटें घट गई, अब लड़े थे 115, नीतीश कुमार मात्र 43 सीट जीते थे और बीजेपी लड़ी थी 110, 74 सीटें जीती थी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 29 सीट लड़ते हैं, कामयाबी कितनी सीटों पर मिलती है। तो बीजेपी मानती है चिराग को बड़ा नेता? अब बीजेपी मानती है नेता, ज़्यादा सीट दे देने से किसी को नेता माना जाता है। अगर एक क्राइटेरिया है तब माना जाएगा क्यों बड़े नेता। दूसरी वजह है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। एनडीए ने सीट बंटवारा करते वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा। वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे और अगर उनके फायदे की बात छोड़ भी दी जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने एनडीए गठबंधन का किया था। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सिर्फ 1 सीट जीत पाए थे और उन्हें 5.3% वोट हासिल हुए थे। मुमकिन है कि अगर चिराग पासवान सारी सीटों पर लड़ते तो नुकसान और बड़ा हो सकता था और एनडीए की सरकार तक बनाने में मुश्किल आ सकती थी। गठबंधन में एक नमक की भूमिका में हूँ, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हूँ, तो नमक के महत्व को और ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं नमक की भूमिका में हूँ और बिना नमक के दाल का स्वाद नहीं आएगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों जानते हैं कि गठबंधन में चिराग पासवान वो नमक हैं जिसके बिना बिहार की कुर्सी तक पहुंचने की तस्वीर मुकम्मल नहीं होगी। यही वजह है कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ने के लिए सहमत हुए। जीतन राम मांझी जो 15 सीटें मांग रहे थे, उन्हें 6 पर ही संतोष करना पड़ा है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 6 सीटें ही मिली हैं। सीटों के बंटवारे का ये गणित चिराग पासवान की ताकत पर मुहर लगाता है, क्योंकि चिराग को 29 सीटें देने के लिए इन सब ने थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दी है। 2005 के बाद ये पहली बार है जब बीजेपी और जेडीयू विधानसभा चुनाव में बराबर सीटों पर लड़ेंगे।
गौर करने वाली बात यह भी है कि चिराग पहली बार नीतीश के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में आए चिराग पासवान को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन के लिए उन्होंने एक मजे हुए नेता की तरह बर्ताव किया है, जिसे पता था कि कब आक्रामक होना है और कब तेवर ढीले करने हैं। तभी तो नीतीश ने भी अपने हिस्से से चिराग को सीटें देने पर ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाया। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। तेवर देख रहे हैं आप? ये एक ही सरकार में रहते हुए चिराग पासवान का वो बयान है जिसमें वो किसी विरोधी पार्टी की तरह नीतीश की कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला कर रहे थे। प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। पहले हमले किए, फिर नीतीश को अपना नेता बताया और बाद में तो तारीफ तक करने लगे। संदेश नीतीश बाबू तक भी पहुंच गया और 29 सीट देने पर बीजेपी और जेडीयू दोनों राजी हो गए। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। सीटों का समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि सब लोग कंफर्टेबल हैं, लेकिन चिराग को 29 सीट मिलने के बाद सबसे ज्यादा नाराज तो बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती थी। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे और आज भी प्रभारी हैं। गिरिराज सिंह का साफ इशारा चिराग पासवान की तरफ है, क्योंकि वो बार बार स्ट्राइक रेट का हवाला देते रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की राजनीतिक कहानी बिना इस बात का जिक्र किए पूरी नहीं होगी कि जो व्यक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ते हुए सिर्फ एक सीट पर सिमटा था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ चमका, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा से लेकर चुनावी गणित का केंद्र बना हुआ है। चिराग पासवान ने खुद को बिहार के एक प्रभावशाली युवा नेता के तौर पर स्थापित किया है, जिसकी छवि कुछ साल पहले तक सिर्फ एक बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर थी, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो इसी के साथ भारत की बात पे मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।